इंसाइट चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश नागपाल आपको आज कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है और इसके अंदर जो अपने लास्ट वीडियो में अपने चर्चा की थी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर भी अपने कंप्यूटर क्या चीज़ है और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं उनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम। अब इसके अंदर जो है अपना सबसे पहले कंप्यूटर को जब अपने पावर ऑन करते हैं आपके सामने दो पीसी दिखाए गए हैं, जिसके अंदर सर जैसे ही अपने फर्स्ट पीसी को अपने पावर ऑन करेंगे तो पावर ऑन करते ही कई कंप्यूटर तो या डिवाइसेस के डायरेक्टली ऑन हो जाती हैं, वह पूरा ऑन हो जाती है या फिर सेकंड स्क्रीन में दिखाया गया है कि इस स्क्रीन पे आके अपना पीसी क्या रुक जाता है। तो ये स्क्रीन डायरेक्टली क्या हो जाता है अपना अपने कंप्यूटर सिस्टम में अपने जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो डायरेक्टली जब ऑन हो जाता है तो ये जो स्क्रीन आती है इसे बोल दिया जाता है अपने डेस्कटॉप और इसको बोल दिया जाता है लॉगिन स्क्रीन। अब यहाँ पे जब तक अपने आईडी पासवर्ड एंटर नहीं करेंगे तब तक अपने इस स्क्रीन पे नहीं जा सकते। अब अपने पावर ऑन कर लिया, यहाँ पे आईडी पासवर्ड लगा रहे हैं लेकिन पासवर्ड अपने पास नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने इसे डायरेक्टली बंद कर देंगे। हमें क्या करना है, इस एरिया से हमें कंप्यूटर को क्या कर लेना है, बंद करना है या शट डाउन करना है इस एरिया से। यहाँ पे अपने पावर बटन मिल जाता है और इस पावर बटन से अपने क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं उस केस में जब अपने आईडी पासवर्ड नहीं पता, भाई अपने आगे लॉगिन नहीं कर पा रहे, या फिर इस स्थिति में भी अपने कंप्यूटर को पावर ऑफ कर सकते हैं। तो ये अपने पावर ऑन करने का जो मेथड है वो ये रह जाता है। और फिर अपने नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसेप्ट ऑफ 5 कंपोनेंट्स। मतलब इंफॉर्मेशन को कैसे बनाया जाता है, उसके लिए कौन कौन से आयाम या तत्व होते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। सबसे पहला आ जाता है अपने डाटा। सबसे पहले अपने डाटा आ जाता है। अब डाटा क्या चीज़ है वो अपने समझते हैं। अब डाटा जो है इसे बोल दिया जाता है रॉ फैक्ट्स, कच्चे आंकड़े, जिसके अंदर जो इसका फॉर्म है वो इमेज भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है और अपना ऑडियो में भी हो सकता है या फिर अपना अदर नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इनको अपने कंसोलिडेट रूप से अपने क्या बोल देते हैं, डाटा बोल देते हैं। और डाटा को कंप्यूटर में फीड करने के लिए अपने अलग अलग क्या यूज़ करते हैं, हार्डवेयर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स का यूज़ करते हैं जो कि अपने डाटा को एक आगे सॉफ्टवेयर की मदद से आगे प्रोसेस करवाया जाता है। तो अगला जो सॉफ्ट टॉपिक आ जाता है इसके अंदर तत्व, वो आ जाता है अपना सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर अपने हार्डवेयर को कम्युनिकेट करने के लिए या उसे यूज कर प्रॉपर अच्छे ढंग से यूज करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व हो जाता है जो कि एंटर किए गए डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने में सहायक सिद्ध होता है या उसे सूचना में बदलने के लिए एक फॉर्मेट देता है। उसको अपने अलग अलग माध्यम से अलग अलग डिवाइसों का यूज़ करके उसमें इनपुट करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा एंटर करते हैं और उसके बाद अपना कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, प्रोसेस को एक फॉलो करता है और अपने को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। और उस आउटपुट को अपने पीपल क्या करते हैं, आगे सूचना को आगे कन्वे करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं जो कि अपने डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए अपने जरूरी रहते हैं, जिनमें सबसे पहला आ जाता है डाटा, फिर अपना सेकंड आ जाता है हार्डवेयर, थर्ड आ जाता है अपना सॉफ्टवेयर, फोर्थ आ जाता है प्रोसीजर जो अपने फॉलो करते हैं अलग अलग रूल्स उसको सूचना को बदलने के लिए या सूचना को बनाने के लिए।
और फिर अपने जो प्यूपल है उसको क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सूचना को क्या करते हैं, कन्वे करते हैं। फिर अपना नेक्स्ट आता है इसी के अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। अब क्योंकि लास्ट चैप्टर में या वीडियो के अंदर अपने क्या किया था, एक डिटेल में ना पढ़ के सिर्फ अपने ये जाना था हार्डवेयर होता क्या है। अब इसके अंदर क्या रहेगा, हार्डवेयर के अंदर बहुत सारे अलग अलग तत्व आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले अपने प्रोसेसर की चर्चा करते हैं। प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर जो है उसे अपने सीपीयू के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे अपने सीपीयू बोल देते हैं, जो कि कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। और इसके दो सेक्शन रहते हैं, एक रहता है सीयू, दूसरा रहता है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब सीपीयू के दो सेक्शन हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और दूसरा आ जाता है सीयू कंट्रोल यूनिट और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब सीयू क्या करता है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो है अपना सीयू। और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करता है, कैलकुलेशन वर्क अपना करता है, या लॉजिकल जो भी ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे कौन करता है, एएलयू सेक्शन अपने वर्क परफॉर्म करता है। अब सीपीयू जो है अपने मेन रहता है, मेन मतलब कंप्यूटर का ब्रेन भी इसे बोल देते हैं, और ये सिलिकॉन का बना रहता है, सिलिकॉन की बनी एक आईसी कह सकते हैं। ये कई आईसीओ का मिलकर एक इसे बनाया जाता है, जिसे अपने प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। और वर्तमान में अपने जो है अलग अलग नाम सुनते हैं, जैसे i3, i5, i7। तो ये क्या है, प्रोसेसर के ही टाइप हैं, जो कि कंप्यूटर के अंदर पूरा कंट्रोलिंग करता है, साथ साथ पूरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी वर्किंग हो रही है उन सबको परफॉर्म करवाता है, अलग अलग सेशन से कार्य करवाता है। तो ये सारा काम क्या है, सीपीयू को कंट्रोल करता है, मतलब ये सारा काम कौन करता है, सीपीयू करता है। फिर जो नेक्स्ट आता है अपना, वो आ जाती है इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस जो है अपने कई तरह की आ जाती है, जिसके अंदर अपने कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है, ट्रैक बॉल है, ग्राफिकल टेबलेट है, टच पैड है, स्कैनर है, ओसीआर है, फिर ओएमआर है, बीसीआर है, एमआईसीआर है, एमआईडीआई है, और कैमरा है, माइक है, बायोमेट्रिक मशीन है। ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेज, जो कि अपने अलग अलग तरह से कंप्यूटर में डाटा एंटर करने की अनुमति देते हैं, या अपने इनको यूज में लेते हैं इनपुट करने के लिए। अब इसके अंदर दे रखा है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस ये जो डिवाइसें हैं वो अपनी क्या आ जाती हैं, पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच पैड, ग्राफिकल टेबलेट, अपना ट्रैक बॉल, ये सब क्या है, अपनी पॉइंटिंग डिवाइस। इसको अपने थोड़ा डिटेल में लेते हैं। जैसे सबसे पहला आ जाता है अपना कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड जो है अपने सबसे ज्यादा यूज में आने वाली अपने इनपुट डिवाइस है। अब कीबोर्ड के अंदर जो है अपना अपना जो मेन वर्क रह जाता है वो अपना आ जाता है टेक्स्ट रूप में डाटा एंटर करने के लिए अपने इसको यूज में लेते हैं। उसमें अपने अल्फा न्यूमेरिक भी हो जाते हैं, अल्फाबेट्स भी हो जाते हैं, नंबर्स भी हो जाते हैं,
या सिंबल्स भी हो सकते हैं। तो ये सारा अलग अलग फॉर्म में अपने जो डाटा इनपुट करते हैं उसके लिए अपने क्या यूज लेते हैं, कीबोर्ड यूज में लेते हैं, जिनके अंदर सबसे बड़ा जो कीबोर्ड का बटन है उसे अपने स्पेस बार के नाम से जानते हैं। और अल्फ़ाबेटिक कीज भी अपने जो यूज़ करते हैं वो ए से जेड तक डाटा इनपुट करने के लिए काम में लेते हैं। फिर आ जाती है 0 से 9 जो कि नंबर फॉर्मेट में एंट्री करने के लिए काम में ली जाती हैं। और फिर आ जाते सिंबल की, जो कि अलग अलग तरह के विशेष निशान बनाने के लिए अपने क्या करते हैं, इनको काम में लेते हैं। अलग अलग तरह के कोष्टक ब्रैकेट हो गए या अलग अलग निशान डॉलर के हो गए, तो उनके लिए अपने क्या करते हैं, सिंबल की यूज में लेते हैं। फिर अपना F1 से F12 इसमें की रहती है जिसे अपने बोल देते हैं फंक्शन की, जिनकी क्वांटिटी क्या रह जाती है, 12 रह जाती है, जिन्हें अलग अलग प्रोग्रामों में अलग अलग वर्किंग या परफॉर्म टास्क करवाए जा सकते हैं। और फिर बारी आती है इसी के अंदर अपने आ जाती है एडिटिंग की या मॉडिफाई की, जिसके अंदर अपने आ जाते हैं पेज अप, अपना पेज डाउन, होम एंड एरो बटन, एंटर बटन, और फिर आ जाता है अपना टैब बटन और एस्केप बटन, बैक स्पेस, डिलीट। ये सब बटन जो है अपने क्या आ जाते हैं, मॉडिफाई की में आ जाते हैं। अब इनका क्या है, वर्क अलग अलग रह जाता है। अब एडिटिंग की, एडिटिंग क्या है, एडिटिंग के अंदर सबसे पहला आ जाता है अपना पेज अप। पेज अप क्या करता है, पिछले पेज पे जाने के लिए, और पेज डाउन नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए अपने यूज में लेते हैं। होम जो है अपना लाइन के शुरू में जाने के लिए, और एंड लाइन के अंत में जाने के लिए अपने यूज में लेते हैं। एरो बटन जो है अपने कर्सर को कंट्रोल करने के लिए यूज में लेते हैं, जिसे अपने नेविगेशन की के नाम से भी जानते हैं, जो कि तीर के माफिक रहते हैं इनके सिंबल, और जिस ओर का अपने तीर का बटन दबाएंगे उस ओर अपना कर्सर मूव करता है। और फिर बारी आती है एंटर। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए अपने क्या यूज करते हैं, एंटर बटन, या अपने क्या करते हैं इसके अंदर अपने कमांड को एक्सेप्ट करवाने के लिए भी अपने क्या यूज लेते हैं, एंटर बटन को ही काम में लेते हैं। फिर बारी आती है टैब बटन। अब टैब बटन क्या है, जब अपने को ज्यादा जगह छोड़नी हो लिखते समय तब अपने क्या यूज लेंगे, टैब बटन काम में लेंगे। और एस्केप बटन, एस्केप बटन जो है अपना स्क्रीन पे आने वाले जो डायलॉग बॉक्स है उसको अपने कैंसिल करने के लिए एस्केप बटन यूज करते हैं, या स्क्रीन पे आने वाले पॉपअप को हटाने के लिए भी अपने एस्केप बटन को यूज में लिया जा सकता है। फिर बन जाती है बैक स्पेस, जो कि कर्सर के लेफ्ट साइड से मैटर इरेज करने के लिए अपने इसे यूज में लेते हैं। और कर्सर के राइट साइड का अगर मैटर इरेज करना है तो अपने डिलीट बटन यूज में लेते हैं। फिर बारी आती है कीबोर्ड के अंदर ही अपना आ जाता है कंट्रोल बटन और ऑल्ट बटन और शिफ्ट बटन। अब ये क्या है, इन्हें बोल दिया जाता है अपने कॉम्बिनेशन की। अब ये बटन जो है अकेले काम ना करके शॉर्टकी के रूप में किसी अन्य बटन के साथ मिलके ये वर्क परफॉर्म करते हैं, इसलिए इन्हें कॉम्बिनेशन की के नाम से जाना जाता है। इसी तरह अपना नम लॉक है, स्क्रॉल लॉक है, और अगला आ जाता है अपना कैप्स लॉक। अब ये जो है अपने इन्हें क्या बोल देते हैं, टॉगल की। टॉगल की क्या होती है, टॉगल की कीबोर्ड के ऐसे बटन जो प्रेस करने से कीबोर्ड को क्या कर देते हैं, वर्किंग चेंज कर देते हैं या कार्य
चेंज कर देते हैं, उन्हें अपने टॉगल की के नाम से जानते हैं। और कीबोर्ड के अंदर अपने ये 3 की रहती हैं, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक। नम लॉक से क्या है, अपना न्यूमेरिक सेक्शन, न्यूमेरिक कीपैड अपना वर्किंग ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह स्क्रॉल लॉक पेज को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर जो अपने स्क्रॉलिंग करते हैं उसको लॉक करने के लिए यूज में लिया जाता है। और ये जो है स्क्रॉल लॉक है इसके अपने स्प्रेडशीट प्रोग्रामों में परफॉर्म करता है। मतलब अपने वर्ड पे एमएस वर्ड में यूज करके देखना चाहें तो ये परफॉर्म नहीं करेगा। एक्सेल में या स्प्रेडशीट प्रोग्राम अपने अलग अलग तरह के मतलब अपने होते हैं, जैसे गूगल डॉक होगा या कोई भी, तो उनके अंदर अपने इसको यूज में ले सकते हैं। फिर अपना जो है कैप्स लॉक, कीबोर्ड से जब अपने को बड़े बड़े लेटर में कुछ लिखना हो तब अपने इसे क्या यूज लेते हैं, कैप्स लॉक अपने यूज में लेते हैं। और शिफ्ट बटन जो है अपना किसी लेटर को बड़े लिखना है तो अपने शिफ्ट बटन को दबाए हुए अदर बटन अगर प्रेस करते हैं तो उस बड़ा लेटर अपना प्रेस होता है। फिर बारी आती है अपने इसी के अंदर पॉइंटिंग डिवाइस, जिसके अंदर सबसे पहला आ जाता है माउस। अब माउस जो है सबसे ज्यादा अपना जो यूज होता है वो यूज होता है अपने पेंटिंग के वर्क में या फिर फोटो एडिटिंग का जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर माउस को सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है। वैसे कंप्यूटर के अंदर अपने जो प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए या उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए और डेस्कटॉप अरेंज करने के लिए अपने माउस को यूज में लेते हैं। अब माउस के अंदर जो है अपने जो बटन दबाते हैं उसको बोला जाता है क्लिक करना। अब ये क्लिक जो है सिंगल भी होता है और डबल भी। मतलब एक बार बटन दबाना मतलब सिंगल क्लिक, दो बार दबाना मतलब डबल क्लिक। और माउस का जो बीच वाला बटन है व्हील बटन, उसे अपने स्क्रॉल बटन के नाम से जानते हैं, जो कि पेज को ऊपर नीचे करने के लिए यूज में लिया जाता है। और माउस का राइट क्लिक जो है मतलब माउस का राइट बटन जो है डेस्कटॉप को अरेंज करने के लिए यूज में लेते हैं। और फाइलों को रीनेम करना है या कट कॉपी पेस्ट करना है, डिलीट करना है, प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो उन सब के लिए अपने माउस बटन यूज में लेते हैं, माउस का राइट बटन। और इससे अपने नया फोल्डर भी बनाया जा सकता है और अपने शॉर्टकट बनाने हैं। ये डेस्कटॉप का व्यू मतलब उसकी डेस्कटॉप की जो अपीयरेंस सेटिंग्स है सारी अपने बदली जा सकती है राइट क्लिक के द्वारा। और डबल क्लिक्स जो अपने लेफ्ट बटन दबाते हैं उससे अपने एप्लीकेशनों को रन किया जाता है। और लेफ्ट बटन माउस का अगर सिंगल दबाते हैं तो किसी ऑप्शन को एक्टिव भी किया जा सकता है या ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है। और फिर बारी आती है अगली पॉइंटिंग डिवाइस लाइट पेन, जो कि इस तरह का जो अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस तरह यूज करते हैं, जो कि स्क्रीन पे डायरेक्टली लिखने के काम में लिया जाता है। अपने टच पैड जो है अपने लैपटॉप का एक सरफेस रहता है जिसके अंदर अपने जो है टच पैड माउस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए यूज में लेते हैं, जो फिंगर की सहायता से अपने उसको यूज में लेते हैं। फिर बारी आती है जॉयस्टिक, जो कि अपना गेम खेलने से काम में ली जाती है, लेकिन वर्तमान में अपने आईसीटी जो कम्युनिकेशन सेक्टर है इसके अंदर जॉयस्टिक को ड्रोन उड़ाने में या अदर मेडिकल सेक्टर में अल्ट्रासाउंड वगैरह में भी और एरोप्लेन में नेविगेशंस के अंदर भी इसको यूज में लेने लग गए हैं या लिए जाता है। और फिर बारी आती है टच स्क्रीन, जो कि मोबाइल में अपने अक्सर यूज में लेते हैं। जैसे ही टच करते हैं अपने किसी ऑप्शन को वो परफॉर्म करती है या उससे रिलेटेड ऑप्शन अपना वर्किंग परफॉर्म करता है। फिर बारी आती है ट्रैक बॉल, जो कि माउस का एक तरह से अपोजिट या उल्टी साइड कह सकते हैं, उसके ऊपर एक बॉल लगी रहती है। जो ओल्ड मॉडल है उसके अंदर अपने इसको यूज करते हैं, जो कि बॉल को जैसे जैसे घुमाते हैं वैसे वैसे ही अपना माउस पॉइंटर दाएं से बाएं अपना मूवमेंट करता है। फिर आता है ग्राफिकल टेबलेट, जो कि अपना स्मार्टफोन की जैसे रहता है, जो कि अपने
डायग्राम्स बनाने के लिए या ऑनलाइन टीचिंग के लिए अपने इसको यूज में लेते हैं। तो ये अपनी सारी क्या है, अपने पॉइंटिंग डिवाइस। अब ये जो इसके अंदर कीबोर्ड था, अपने माउस है, अब ये सब चीजें जो है अपने क्या है, वायर और विदाउट वायर दोनों रूप में आ रही हैं। तो इसमें वायरलेस भी आती है, विद वायर भी आती है। तो वो अपने बजट पे डिपेंड करता है भी अपने वायरलेस लेना है या विदाउट वायर के लेने हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो आते हैं स्कैनर डिवाइसेस। अब स्कैनर जब अपने को अपना डॉक्यूमेंट या अपने डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स हैं, सिग्नेचर हो सकते हैं, उनको डिजिटली कंप्यूटर में ऐसे के वैसे लेके आने हैं, तो अपने क्या यूज लेते हैं, स्कैनर यूज में लेते हैं। अब स्कैनर जो है अपने दो टाइप के आ जाते हैं, एक आ जाता है फ्लैट बेड और दूसरा आ जाता है पोर्टेबल। और फ्लैट पैड स्कैनर जो है अपने जिस डॉक्यूमेंट को अपने स्कैन करना है उसे क्या करते हैं, स्कैनर के ऊपर रखते हैं और फिर अपने ऑप्शन बटन दबाते हैं। ऑप्शन बटन दबाते ही क्या होता है, एक लाइटिंग पूरी स्कैनर के अंदर से चलती है जो कि अपने पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके एज इट इज क्या स्क्रीन पे शो करती है। और एक दूसरा आता है पोर्टेबल स्कैनर, जो जो कि अपने क्या करता है, पोर्टेबल स्कैनर स्कैन करने की जगह अपने क्या करते हैं, स्कैनर को इस तरह स्कैन करते हैं और अपना वो डाटा कंप्यूटर में एंटर करवाते हैं या डिवाइस में एंटर करवाते हैं। तो ये थे स्कैनर। अब स्कैनर के ही टाइप जैसे वर्क करने वाले अलग अलग रीडर हैं। जैसे अपना आ जाता है सबसे पहले OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। अब ये क्या चीज़ है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन? ये अपना जो लिखे हुए टेक्स्ट हैं, जैसे ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको अगर अपने सॉफ्ट कॉपी में बदलना चाहते हैं, मतलब एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अपने कौन सी डिवाइस यूज लेनी होगी, अपने को लेनी होगी OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि हैंड रिटन या प्रिंटेड पेजों को सॉफ्ट कॉपी में बदलने में हमें क्या करता है, हेल्प करता है। फिर अगला है OMR, जो अपने एग्जाम के अंदर अपने OMR शीट फिल करके आते हैं, बबल्स करके आते हैं ABCD ऑप्शन के, उनको रीड करने के लिए या उनको जांचने के लिए अपने क्या यूज लेते हैं, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर नेक्स्ट आता है बार कोड रीडर। अब बार कोड रीडर क्या है, हर प्रोडक्ट पे क्या है, इस तरह के अपनी क्या है, लाइनिंग या कोड लगा रहता है, उसको रीड करने के लिए अपने क्या यूज लेते हैं, बार कोड रीडर। और फिर बारी आती है नेक्स्ट MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि अपने चेक को जांचने के लिए यूज में लिया जाता है। मतलब जिस जगह चेक से लेन देन ज्यादा होता है, तो चेक जो लेन देन कर रहे हैं वो पार्टी या देने वाला या लेने वाला भी चेक असली दे रहे हैं या नकली दे रहा है, उसको जांचने के लिए जो डिवाइस यूज में ली जाती है वो होती है अपनी MICR। क्योंकि अपना जो चेक होता है उसके ऊपर जो नंबरिंग होते हैं, बैंक का जो कोड लगा रहता है, वो मैग्नेटिक इंक से लिखा रहता है और उसको जांचने के लिए अपने MICR डिवाइस यूज में ली जा सकती है। फिर बारी आती है MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अब ये क्या चीज़ है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस? ये अपने जो इक्विपमेंट्स हैं म्यूजिकल इंडस्ट्री के, जो कंप्यूटर से जुड़ के नए नए रिंग गाने बनाते हैं या धुन बनाते हैं, डीजे के अंदर अपने आवाज़ को सेपरेट करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं, उन्हें डिवाइसेस को क्या बोल दिया जाता है, MIDI डिवाइस बोल दिया जाता है। फिर बारी आती है अपना कैमरा, जो कि अपने डाटा कैप्चर करके कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के लिए काम में लिया जाता है। और फिर बारी आती है अपना माइक, जो कि अपने वॉइस इनपुट करने के लिए यूज में ली जाने वाली इनपुट डिवाइस है। वॉइस कमांड इसमें अपने देते हैं और उसके बेस पे अपनी डिवाइस परफॉर्म करती है, जिसके अंदर अपने स्पीच रिकॉग्निशन
कई तरह के अपने सॉफ्टवेयर भी यूज में लिए जाते हैं। और फिर आती है अपनी बायोमेट्रिक मशीन। बायोमेट्रिक मशीन जो है रियल टाइम अटेंडेंस सिस्टम के लिए या अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए अपने क्या करते हैं, इसे यूज में लेते हैं। और साथ ही बायोमेट्रिक के साथ साथ अपनी अन्य भी डिवाइसेस आ जाती है, जो है अपना स्मार्ट कार्ड, जो कि अपने गेट लॉक के लिए या अटेंडेंस सिस्टम के लिए यूज में लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, स्मार्ट कार्ड देती हैं, जो कि गेट पे जाती है, जैसे अपने पंच करते हैं तो अपनी अटेंडेंस हो जाती है, ये डोर सेफ ओपन हो जाता है। इसी तरह RFID है। तो वो तो अलग अलग तरह की बहुत सारी टेक्निक्स डिवाइसेस हैं जो अपने इनपुट डिवाइसेस में आती है। बॉडी स्कैनर है, और उसके अलावा अपने आ जाता है बॉम्ब्स चेकिंग के लिए जो स्कैनर यूज करते हैं, पर बहुत सारे डाटा कैप्चर करने के लिए बाय एयर, जैसे अपने देखते हैं रेलवे स्टेशन पे अपना बैग रखते हैं और वो मशीन से निकलता है और वहां से वो क्या करता है, उसके अंदर क्या क्या पड़ा है सारा क्या कर लेते हैं, अपने अंदर स्कैन कर लेते हैं। स्कैनिंग डिवाइसेस अलग अलग तरह की यूज में ली जाती है, जो कि सारी की सारी क्या है, अपनी इनपुट डिवाइस। तो ये थी सारी अपनी इनपुट डिवाइस। अब अगला लेते हैं अपना आउटपुट डिवाइस, और ऐसी डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों में आती है। अब जो अपने पहले आ रही है वो आ रही है अपनी आउटपुट डिवाइस, और सेकंड में आएगी अपने ऐसी डिवाइसें जो इनपुट और आउटपुट दोनों में आएंगी। सबसे पहले अपने लेते हैं आउटपुट डिवाइस, जिसके अंदर सबसे पहले आता है मॉनिटर, फिर आता है प्रिंटर, फिर आता है स्पीकर, फिर आता है प्रोजेक्टर। इसी तरह नेक्स्ट आता है अपना इनपुट आउटपुट ऐसी डिवाइस जो इनपुट में भी आती है आउटपुट में भी आती है। वो है अपनी फैक्स मशीन, मल्टी फंक्शन डिवाइस, मोडेम, टच स्क्रीन, डिस्प्ले आ गई, और इसी तरह डिजिटल कैमरा। अब आउटपुट के अंदर सबसे पहला आता है अपना मॉनिटर। अब मॉनिटर जो है अपना दो टाइप का आ जाता है। सबसे पहला आता है CRT, और फिर आता है अपना फ्लैट पैनल मॉनिटर। CRT मॉनिटर और फ्लैट पैनल मॉनिटर। अब CRT मॉनिटर जो है अपना, इसका पूरा नाम आ जाता है कैथोड रे ट्यूब। और फिर आता है फ्लैट पैनल मॉनिटर, जिसके अंदर अपने आ जाते हैं LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सेकंड आ जाता है LED, जो कि लाइट इमिटिंग डायोड। फिर थर्ड आता है HD, हाई डेफिनेशन। और फिर आता है UHD, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। ये क्या है, अपने फ्लैट पैनल मॉनिटर के अंदर ही आ जाते हैं। अब शुरुआती दौर में CRT और TFT, जिसके अंदर अपने फ्लैट पैनल आए थे, ये अपनी कैटेगरी आई थी। अब CRT मॉनिटर जो है अपने देखने में टीवी जैसे मॉनिटर हैं रहे हैं, जिसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों अपने मार्केट में उपलब्ध थे। इनके अंदर अपने जो है पिक्चर ट्यूब यूज में ली जाती थी, जिसको बोला जाता था कैथोड रे ट्यूब। इसी को स्लिम करके अपने क्या बना दिए, TFT मॉनिटर बना दिए, या फ्लैट पैनल मॉनिटर बना दिए। TFT का हो गया थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अब इसके अंदर जो है फ्लैट पैनल मॉनिटर के अंदर अपने स्लिम करके क्या बना दिए, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और उसके अलावा LCD, LED और HD और UHD, जो कि इनके वेरिएंट्स हैं। और फिर बारी आती है अपनी जो मॉनिटर है, मॉनिटर के अंदर जो पिक्चर है वो कैसे बनती है। तो पिक्चर जो है अपने छोटे छोटे अणुओं से मिलके बनती है, मतलब छोटे छोटे बिंदुओं से मिलके एक क्या बन जाती है, पिक्चर बन जाती है। अब पिक्चर का एक बिंदु क्या कहलाता है, पिक्सल कहलाता है। इसी तरह टोटल नंबर ऑफ पिक्सल, एक एरिया में टोटल नंबर ऑफ पिक्सल क्या कहलाते हैं, रिजोल्यूशन कहलाते हैं।
अब इमेज के अंदर या अपनी जो आकृति बनती है उसके अंदर जितने ज़्यादा पिक्सेल्स होंगे उतनी ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी अपनी क्या होती है, हाई होती है। मतलब पिक्चर की जो अपनी इमेज जो है उसकी क्लियरिटी किस पे डिपेंड है, अपने उसके रिज़ॉल्यूशन पे डिपेंड है। पूरे मॉनिटर की जितनी ज़्यादा अपने रिज़ॉल्यूशन होगी उतनी ज़्यादा क्वालिटी अपने कंप्यूटर के अंदर जो है स्क्रीन क्वालिटी हाई रहेगी। और फिर बढ़ जाती है नेक्स्ट अपनी जो आउटपुट डिवाइस है वो है अपनी प्रिंटर। अब आउटपुट डिवाइस के अंदर थोड़ा सा एक बिंदु और लेते हैं, अपने आउटपुट जो है कंप्यूटर के अंदर कितने टाइप से मिल जाता है। अब क्योंकि अपना प्रिंटर जो है जो आउटपुट दे रहा है वो अलग फॉर्मेट में देगा, और जो अपने अभी चर्चा की थी मॉनिटर की, वो जो आउटपुट देता है वो अपने अलग फॉर्मेट में देता है। मॉनिटर जो है अपना जो आउटपुट देता है वो देता है अपने को सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट, जिसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। जबकि अपने आउटपुट जो सेकंड फॉर्मेट है वो अपना जो है प्रिंटर, वो अपना फॉर्मेट आ जाएगा हार्ड कॉपी। सेकंड फॉर्मेट क्या आ जाता है अपना हार्ड कॉपी। अब प्रिंटर जो है अपना हार्ड कॉपी प्रोवाइड कराता है और मॉनिटर जो है अपना सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करवाता है। अब प्रिंटर जो है अपने दो टाइप के आ जाते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है अपने हैमर तकनीक को काम में लेते हैं। इसके अंदर जो टेक्निक काम में ली जाती है वो ली जाती है हैमर टेक्निक। अब जो है अपने हैमर तकनीक काम में लेते हैं, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में दो तरह की टेक्निक काम में ली जाती है, जिसके अंदर एक आ जाती है अपने हीटिंग टेक्निक, गर्म विधि, और दूसरी स्प्रे विधि। ये अपने दो टेक्निक काम में ली जाती है, स्प्रे टेक्नोलॉजी और हीटिंग टेक्नोलॉजी, और इसके अंदर हैमर तकनीक मतलब चोट विधि काम में ली जाती है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के जो कैटेगरी आ जाएगी वो अपने अलग अलग आ जाती है। इसके अंदर जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं इनके अंदर अपने ये जो प्रिंटर्स हैं ये सारे के सारे क्या इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी के प्रिंटर हैं। ये सारे के सारे अपने इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर अपने दो प्रिंटर आते हैं, वो है अपना लाइन प्रिंटर और करेक्टर प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर और करेक्टर प्रिंटर में क्या डिफरेंस है? लाइन प्रिंटर जो है अपने ऐसे प्रिंटर जो लाइन वाइज लाइन प्रिंटिंग करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, लाइन प्रिंटर। और सेकंड जो आ जाता है अपना करेक्टर प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर क्या चीज है? करेक्टर प्रिंटर है अपना ऐसे प्रिंटर जो एक एक लेटर प्रिंट करते हैं, एक एक वर्ड प्रिंट कर रहे हैं, उसके अपने करेक्टर प्रिंटर की कैटेगरी में रखा जाता है। अब लाइन प्रिंटर के जो दो प्रचलित एग्जाम्पल हैं वो है अपने ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के जो एग्जाम्पल आ जाएंगे वो आ जाएंगे अपने ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। अब ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर में क्या डिफरेंस आ जाता है? ड्रम प्रिंटर में जो है इस तरह जो अपना रिमोट कह सकते हैं अपने, एक तरह से जैसे इस पे नंबर खुदे रहते हैं, उस तरह ड्रम के ऊपर क्या है, सारे के सारे लेटर्स खुदे रहते हैं, मतलब उसमें खुदे हुए रहते हैं। और वो क्या करता है, जैसे ही अपने पेज पे जो कार्बन या रिबन लगा रहता है, कार्बन अपनी नॉर्मली कॉपी में ले लेते हैं, लेकिन जो प्रिंटर के अंदर है अपने क्या यूज में लेते हैं, रिबन। इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर तो वो रिबन और पेज के बीच में जो अपना हेड लगा रहता है वो रिबन से टकराता है, और वैसे की वैसे जो करेक्टर हैं जो ड्रम पे खुदे रहते हैं वो अपने पेज पे छप जाते हैं, जैसे अपने रबड़ स्टाम्प लगाते हैं। उसी तरह चेन प्रिंटर में क्या है, पूरी की पूरी जो करेक्टर्स हैं एक चेन साइकिल के चेन के रूप में खुदे हुए रहते हैं, और जैसे जैसे चेन घूमती है अपने रिबन से टकराती है, वैसे वैसे लेटर क्या है अपने पेज पे वो प्रिंट होते हैं।
तो अब बात करते हैं करेक्टर प्रिंटर की। करेक्टर प्रिंटर क्या है, इसके अंदर अपने दो वेरिएंट्स आ जाते हैं अपने। एक आ जाता है डेजी व्हील, दूसरा आ जाता है डॉट मैट्रिक्स। डेजी व्हील प्रिंटर जो है एक एक लेटर प्रिंट करते हैं एज ए लाइक टाइपराइटर मशीन। टाइपराइटर मशीन जिसके अंदर अपने एक लेटर प्रेस करते हैं और वो एक छड़ी जाके क्या करती है, मशीन अपने पेपर पे टकराती है और वो रिबन की सहायता से उस पर क्या हो जाता है, वो प्रिंट हो जाता है। तो एक एक लेटर प्रिंट होता है इसके अंदर। और दूसरा आता है अपना डेजी व्हील के बाद दूसरा आता है अपना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो कि अपने सबसे ज़्यादा वर्तमान में अभी रेलवे स्टेशन पे या बैंकों में यूज़ में लिया जाता है ये इम्पैक्ट प्रिंटर। इससे पहले जो अपने प्रिंटर थे लाइन के अंदर ड्रम चैन वगैरह, ये अभी लगभग बंद जैसे हो गए हैं, इनको यूज नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आज भी अभी यूज में लिए जा रहे हैं। ये प्रिंटर जो है यूनिवर्सिटीज में, बैंकों में, LIC ऑफिस हो गए, रेलवे स्टेशन हो गया, इन जगहों पे इनको यूज में लिया जाता है। क्योंकि जब अपने को बल्क में प्रिंटिंग करनी है लो कॉस्ट के अंदर, तब इन प्रिंटरों को अपने यूज में लिया जाता है। अब इन प्रिंटर के जो खासियत है, जैसे अपने बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं तो उसमें क्या रहता है, प्रिंटिंग क्या रहती है, इस तरह नीडल्स के टाइप में रह जाती है। नीडल मतलब जब अपने प्रिंटिंग देखते हैं बैंक पासबुक की तो उसमें ऐसा लगता है सुइयां लगाई हो। तो ये चीजें क्या हैं, अपने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट होती हैं। और इन प्रिंटरों के खासियत ये रह जाती है कि इन प्रिंटरों की जो मेंटेनेंस है बहुत ही कम होती है और कंटिन्यू हैवी ड्यूटी वर्क करने की ये क्या करते हैं, क्षमता रखते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में यूज किया जाने वाला जो प्रिंटर है वो अपना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। और उसके अलावा डेजी व्हील, चैन, ड्रम, ये जो है अपने इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। फिर बारी आती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी आपकी थी दो। एक तो है स्प्रे विधि और दूसरी है हीटिंग फिलामेंट्स यूज करते हैं, गर्म विधि। अब इंकजेट प्रिंटर जो है अपना स्प्रे विधि यूज करता है, जिसके अंदर जो प्रिंट होता है हल्का, जब प्रिंटिंग होती है तो पेज क्या हो जाता है, हल्का नरम हो जाता है, शुष्क हो जाता है। और अपने लेजर प्रिंटर में जो है पेज जो जब अपने प्रिंटिंग करते हैं तो हल्का क्या हो जाता है, हीट होता है। अब लेजर प्रिंटर को अपने पेज प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसे सबसे ज्यादा ऑफिसों में यूज में लिया जाता है। हाई क्वालिटी जब प्रिंटिंग की बात आ जाती है तब अपने प्रिंटर कौन सा यूज करते हैं, लेजर प्रिंटर। और फिर बारी आती है इंक नॉन पैक्ड प्रिंटर के अंदर ही अदर दूसरे प्रिंटर्स आ जाते हैं, जो कि सबसे पहले अपने ले लेते हैं प्लॉटर। वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए अपने क्या यूज लेते हैं, प्लॉटर्स को इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े पोस्टर्स, मैप, जो डिजाइनिंग करके अपने जो प्रिंटिंग करते हैं उसके लिए अपने प्लॉटर यूज करते हैं। और ऐसे प्रिंटर जिसके अंदर अपने क्या स्पेशल पेज यूज करते हैं। स्पेशल पेज मतलब इसकी इन प्रिंटरों में अपने इंक यूज नहीं होती। इन प्रिंटरों को अपने बस स्टैंड पे, शॉपिंग मॉल में या बसों के अंदर अपने इसे यूज करते हुए जनरली देखते हैं। जब अपने इसकी प्रिंटिंग लेते हैं या अपने को स्लिप मिलती है, हल्का पेज क्या होता है, चिकनाई युक्त होता है और ये कुछ समय बाद क्या हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिक पड़ा पड़ा वाइट हो जाता है। और अगला प्रिंटर जो है वो है अपना फोटो प्रिंटर, जो कि इंस्टेंट प्रिंटिंग के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे ये आपने कैप्चर किया और इसे इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो ये अपने सारे प्रिंटर क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं, ये इधर वाले। अब प्रिंटर के ऊपर भी कुछ अन्य क्वेश्चन, जैसे प्रिंटर की स्पीड कैसे मेजरमेंट करते हैं। प्रिंटर की स्पीड जो है पीपीएम में की जाती है, पेज पर मिनट। और प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो कैसे मेजरमेंट करते हैं, क्वालिटी मेजरमेंट करने के लिए इसे मापा जाता है डीपीआई में, डॉट्स पर इंच। और इसी तरह जैसे पीपीएम है उसी तरह करेक्ट
अपने जो इधर प्रिंटर है इम्पैक्ट के अंदर, उनको मेजरमेंट करने के लिए एलपीएम भी चलता है और सीपीएम भी चलता है, कैरेक्टर पर मिनट और लाइन पर मिनट। और जो इंकजेट प्रिंटर है इनमें जो कलर यूज होते हैं वो यूज होते हैं सीएमवाई के, सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक। और इसी तरह लेजर प्रिंटर में अपने जो इंक यूज होती है उसे बोला जाता है टोनर। तो ये थे अपने प्रिंटर जो कि अपने को क्या उपलब्ध कराते हैं, हार्ड कॉपी उपलब्ध करवाते हैं। और फिर बारी आती है अपना अगला जो सेक्शन आ जाता है अपना मेमोरी। अब मेमोरी जो है कंप्यूटर के अंदर दो तरह की यूज होती है, एक यूज होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। अब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी अपने दो अलग अलग पार्ट आ जाते हैं, क्योंकि अपने जनरली भी दो तरह की मेमोरी माइंड में लेके चलते हैं। एक ऐसी जो वर्तमान में अपने यूज लेनी होती है और इंस्टेंट यूज करते हैं, जो कि कुछ समय तक अपने याद में रखते हैं। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो है लॉन्ग टाइम डाटा स्टोर करके रखने के लिए यूज में ली जाती है, लॉन्ग टाइम डाटा स्टोर करके रखने के लिए इसमें यूज में ली जाती है। जबकि प्राइमरी मेमोरीज है कंप्यूटर को फास्ट वर्किंग के लिए अपने यूज में लेते हैं। ये जो डायग्राम है यहाँ तक का, ये सारा का सारा क्या है, प्राइमरी मेमोरी का सेक्शन का डायग्राम है। अब प्राइमरी मेमोरी जो है अपने दो टाइप की है, जिसके अंदर फर्स्ट आ जाती है रैम, सेकंड आ जाती है रोम। अब रैम का फुल नेम आ जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस। और सेकंड आ जाता है इसी के अंदर, इसके अदर नेम ले लेते हैं। एस से आ जाएगा स्टैटिक और डी से आ जाएगा डायनामिक और फिर आ जाता है डीडीआर से ड्यूल डाटा रेट, ड्यूल डाटा रेट। अब रैम का जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो सभी में ऐड होगा, जैसे एस रैम आ जाएगा इसकी तरह, तो एस रैम हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी तरह नेक्स्ट आता है अपना डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और फिर डीडीआर ड्यूल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये तो हो गया फुल नेम। और फिर बारी आती है रोम के अंदर, वो अपने ले लेते हैं रीड ओनली मेमोरी। और इसी तरह इसका आ जाएगा पी रोम, प्रोग्रामेबल ओनली मेमोरी। इसी तरह ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और नेक्स्ट आता है ईईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये तो थे इनके फुल नेम। भाई इसका आ गया एस रैम का स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम का आ गया डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डीडीआर का आ गया ड्यूल डाटा रेट, और पी रोम के अंदर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम के अंदर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और फिर आ जाएगा ईईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसके दोनों में डिफरेंस क्या है, रैम और रोम में डिफरेंस क्या है और ये कब यूज होती है, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो रैम जो है और रोम में क्या डिफरेंस है। रैम जो है इसे अपने नष्ट होने वाली मेमोरी कहा जाता है। रैम को अपने क्या बोलते हैं, नष्ट होने वाली मेमोरी भी बोला जाता है, जबकि रोम को नष्ट न होने वाली मेमोरी बोला जाता है। तो इसे अपने इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी जो कि नष्ट होती है। और रोम को अपने बोला जाता है नॉन वोलेटाइल,
जो कि नष्ट न होने वाली। इसको अपने अस्थिर हिंदी में बोल देते हैं अस्थिर मेमोरी, और इसको बोल देते हैं स्थिर मेमोरी। अब इसके अंदर पावर ऑन ऑफ का प्रभाव पड़ता है। मतलब जैसे ही इसमें पावर जाएगी, लाइट जाएगी, उसी समय इसका डाटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, डाटा लैप्स हो जाएगा। जबकि रोम के अंदर डाटा लॉस नहीं होता, मतलब पावर ऑन ऑफ का प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें डाटा स्टोर रहता है। तो प्राइमरी मेमोरी जो है, इसके अंदर रैम और रोम दो है, और इसको अपने रैम को वोलेटाइल मेमोरी, नष्ट होने वाली और अस्थिर मेमोरी के नाम से जानते हैं, जबकि रोम को अपने जानते हैं रीड ओनली मेमोरी के नाम से। और इसका जो कंप्यूटर अपना ये डिवाइस ऑन ऑफ हो जाती है, उसके बाद भी इसमें डाटा पड़ा रहता है, इसमें डाटा लॉस नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अपने कंप्यूटर अपने चलाते हैं और उसके अंदर कुछ लिख रहे होते हैं, जब तक उसे अपने नहीं लिखते हैं, मतलब अपने सेव नहीं करते हैं, तो तब तक वो वर्क किसमें चल रहा होता है, अपना रैम के अंदर चल रहा होता है। मतलब रैम के अंदर पावर ऑन करते ही ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन फाइलें अपने अपने शिफ्ट हो जाती हैं, और उसके बाद अपने जो जो एप्लीकेशन चलाते हैं उसकी कुछ टेम्परेरी फाइलें अपने रैम के अंदर अपने ओपन होती हैं या शिफ्ट होती हैं। उसके बाद अपने को इंटरफेस मिलता है, और जब तक अपने उसे सेव नहीं कर देते किए हुए वर्क को, तब तक वो अपना वर्क किस में चलता है, रैम प्राइमरी मेमोरी के रैम सेक्शन में वर्क चलता है। जैसे ही अपने उसे सेव कर देते हैं, तो वो मैटर जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में शिफ्ट हो जाता है, जो कि अपना स्थायी होता है। अब एस रैम जो अपने फाइलों को जल्दी जल्दी ओपन करने के लिए अपने यूज में लेते हैं कंप्यूटर के अंदर, और ये जो है कंप्यूटर के अंदर सीपीयू की तरह क्लॉक रेट यूज करता है, जो कि तालमेल बिठाने के लिए यूज में करते हैं। और डीडीआर जो है ड्यूल डाटा रेट, जो कि नॉर्मल जैसे कभी इसको यूज समझ सकते हैं 1x 2x 4x 6x, मतलब इसके जो वर्जन आते हैं डीडीआर के, डीडीआर 2 भी आ रही है, डीडीआर 3 भी आ रही है, 4 भी आ रही है, 5 तक आ चुकी है। मतलब इसमें क्या है, डाटा को डबल गति से सेंड करने का एक तरीका है, या उसका प्रोसेसिंग मेथड है, जिसके अंदर अपने एक समय में यूँ कह सकते हैं 8 पेज जा रहे हैं, और दूसरी जो DDR4 है उसके अंदर 8 पेज जा रहे हैं, मतलब उसकी स्पीड जो है दुगनी हो जाती है। तो वो अपने वर्जन पे डिपेंड है, डाटा कितना जल्दी अपने उसको एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने की गति के अंदर इसमें डिफरेंसेस रह जाते हैं DDR2, DDR3, DDR4 के अंदर। और डी रैम जो है कंप्यूटर के अंदर जो अपने बार बार रिफ्रेश करते हैं फाइलों को, वो क्यों करते हैं उसको थोड़ा सा एक समझते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर रैम जो है अपनी एक क्या हो जाती है, कैपेसिटी है इसकी, जैसे 2 GB मान लेते हैं। अब इसके अंदर जैसे ही अपने कंप्यूटर ऑन करते हैं, कुछ फाइलें जो हैं ऑटोमेटिक उसके अंदर लोड हो जाती हैं। जैसे ये ऑन होती कुछ फाइलें अपनी लोड होगी, उसके अलावा बाद में जो अपने एक्सेस फाइलें खोलते हैं, तो वो क्या धीरे धीरे फिल होती जाती है। जैसे अपने इसमें इंटरनेट चला लिया, इसमें अपने वर्ड चला लिया, इसमें एक्सेल चला लिया, तो जैसे ही अपने फाइलों को बंद करते हैं या ज़्यादा फाइलें खुल जाती है, तो ये क्या धीरे धीरे क्या हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है। और कई बार क्या फाइलों को बंद भी कर दिया, तो उसके बाद भी क्या है, ये अपना कंप्यूटर थोड़ा गति नहीं पकड़ पाता। तो अपने जैसी रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते ही क्या होता है, अपने जो फाइलें यूज नहीं कर रहे उसको क्या कर देता है, ये जो मेमोरी अपनी फाइल बंद कर दी थी रिफ्रेश करते ही, उसे क्या करता है, दोबारा एम्प्टी कर देता है, और उसके बाद अपना कंप्यूटर जो है फास्ट वर्क करने लग जाता है। और जैसे नेक्स्ट टाइम अपने कोई फाइल खोलते हैं, तो दोबारा जल्दी जल्दी फाइलें ओपन करने लग जाता है। ये चीज़ अपने मोबाइल में भी करते हैं, जैसे एप्लीकेशन अपने यूज़ कर रहे होते हैं, और उसके बाद अगर यूज़ नहीं करते तो अपने उसे होल्ड बटन दबा के सभी ओपन फाइलों को एक साथ अपने क्या करते हैं, क्लीन करते हैं,
या रिफ्रेश करते हैं। तो ये थी अपनी रैम। और फिर आ जाती है रोम। रोम के अंदर रीड ओनली मेमोरी। अब इसके अंदर क्या रहता है, कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम स्टोर रहता है, जो कि कंप्यूटर को पावर ऑन करने में हेल्प करता है भी किस मोड में अपने को ऑन करने हैं। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर क्या है, अपने ऑन करने के लिए अपने हार्ड डिस्क को भी काम में ले सकते हैं, सीडी को भी ले सकते हैं, डीवीडी को भी काम में ले सकते हैं, पेन ड्राइव। किस डिवाइस से अपने को पीसी को ऑन करना है, उसका सेटअप किस में किया जाता है, बायोस सेटअप में किया जाता है। और आउटपुट कैसे लेना है, ये सब सेटअप इसमें सेट किया जाता है, जो कि अपने रोम में स्टोर रहता है। अब पी रोम जो है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब जब अपने डिवाइस इसको बनाई जाती है, तभी इसके अंदर प्रोग्राम फिक्स कर दिए जाते हैं, स्थिर कर दिए जाते हैं, और उसके बाद इसके अंदर कोई भी चेंजिंग पॉसिबल नहीं होती। एक तरह से एग्जांपल के लिए, अपना मोबाइल या टीवी जैसे ही ऑन करते हैं, तो ऑन करते क्या है, कंपनी का लोगो या ब्रांड नेम अपने सामने आ जाता है, और उसे अपने चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा पी रोम के अंदर इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस सेव किए जाते हैं, जिससे डिवाइस अपने पावर ऑन ऑफ में हेल्प करती है। और इसी तरह इसके सहभागी अपनी मेमोरी आ जाती है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसके अंदर इस टाइप के प्रोग्राम सेट किए जाते हैं, जिसे कभी जरूरत पड़ने पे इसे क्या है, चेंज किया जा सके। क्योंकि पी रोम के अंदर जो है, डाटा चेंज नहीं होता। जब कंपनी उसे बनाती है, उसी समय उसमें जो प्रोग्राम फिक्स कर दिया, उसके बाद कोई भी चेंजिंग उसमें पॉसिबल नहीं है। जबकि ईपी रोम के अंदर वो चीज़ पॉसिबल है, उसे यूवी किरणों की सहायता से, मतलब अल्ट्रा वायलेट किरणों की सहायता से उसे इरेज किया जा सकता है, और उसमें नया प्रोग्राम लोड किया जा सकता है। लेकिन ये जो वर्क है, हार्डवेयर की जो नॉलेज ज़्यादा रखता है, मतलब एक तरह से स्पेशलिस्ट जो रिपेयरिंग सेंटर्स हैं, वही कर सकते हैं, हर कोई उसे परफॉर्म नहीं कर सकता इस कार्य को। जबकि ईईपी रोम, इसकी साइज जो अन्य है, ईईपी रोम जिसे फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, या इंटरनल मेमोरी के नाम से। अब ईईपी रोम एक तरह से इंटरनल मेमोरी की तरह वर्क करती है। ये जो है, अपने कंप्यूटर के अंदर बोर्ड के ऊपर सील्डेड रहती है, मतलब चिपकी हुई रहती है मेमोरी। इसे अपने एक्सटेंड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, और इसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से फंक्शनों में जाके डाटा को कॉपी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, मतलब सारा वर्क कर सकते हो आप इसके अंदर। बस इसकी लिमिट थोड़ी कम रहती है, क्योंकि अपनी इंटरनल मेमोरी अपने नॉर्मल भी अपने मोबाइल और लेते हैं, तो एक स्थायी फिक्स आता है, उसमें ज़्यादा डाटा अपने स्टोर करके नहीं रख सकते। तो ये थी अपनी प्राइमरी मेमोरी। अब चर्चा करते हैं अपने सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर वो मेमोरीज आ जाएंगी जो अपने दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा यूज में ली जा रही हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी है, ये सब चीज़ें। अब सेकेंडरी मेमोरी जो है, इसके दो वेरिएशन आ जाते हैं। एक आ जाता है सीक्वेंशियल एक्सेस, दूसरा आता है डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। अब सीक्वेंशियल एक्सेस क्या चीज़ है? सीक्वेंशियल एक्सेस है अपना ऐसी रीड करने की तकनीक जिसके अंदर डाटा अपने जिस क्रम में लिखा गया है, उसी क्रम में अपने को क्या करना पड़ेगा, रीड करना होगा। या बीच में से अगर अपने को रीड करना है, तो उतने पे अपने को क्या है, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। एक तरह से बुक का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अपने 17 नंबर पेज पे पढ़ना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 17 पेज पलटने पड़ेंगे, फिर अपने 17वां पेज रीड करेंगे। ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली बुक खोल ली और सीधा 17 नंबर पेज ओपन हो जाए, ऐसा इसमें नहीं है। तो हाँ, रीड अपने कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन उतना डाटा अपने को पेज पलटने पड़ेंगे, या आगे जाना है तो नेक्स्ट के लिए, और बैक जाना है तो बैक पेज पलटने पड़ेंगे।
तो वो चीज़ हो जाती है अपने सीक्वेंशियल एक्सेस, जिसका एग्जांपल एकमात्र एग्जांपल है वो है अपना मैग्नेटिक टेप, जिसे ऑडियो कैसेट या अपने जो कैमरे की कैसेटें आती है, वीसीआर की कैसेटें, माइक्रोफिल्म जिसे नाम बोल दिया जाता है, उसमें यूज में ली जाती है। और कंप्यूटर फील्ड में भी इसे काफ़ी इस्तेमाल लिया गया है, लेकिन इसको धीरे धीरे कम इसलिए कर दिया गया है क्योंकि माइक्रोफिल्म्स को हैंडल करना, संभालना काफ़ी जटिल कार्य था। इसलिए अपने जो है मैग्नेटिक टेप जो है काफ़ी कॉस्टली रहा, लेकिन शुरुआती दौर में काफ़ी ये हेल्पफुल भी रहा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब नेक्स्ट जो आती है डायरेक्ट एक्सेस, इसमें जो डाटा है अपना ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड होके स्टोर होता है। ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड होने के कारण अपने क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उस सेक्टर पे या उस ट्रैक पे अपने जंप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए टीवी ले सकते हैं। टीवी में अपने क्या करते हैं, रिमोटली चैनल नंबर लगाते हैं, ओके दबाते हैं और अपने सीधा उस चैनल पे शिफ्ट हो जाते हैं, ना कि 1 नंबर चैनल, 2 नंबर चैनल, 3 नंबर चैनल, इस तरह अपने शिफ्ट करके जाते हैं, मतलब पेज पलट के जाते हैं। तो अपने डायरेक्टली अपने क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सेस के थ्रू अपने उस टारगेट पे पहुंच जाते हैं। जिस फाइल या फोल्डर को अपने ओपन करना है उसको डायरेक्टली अपने ओपन कर लेते हैं। अब इसका जो सबसे पहला एग्जांपल आ जाता है वो आ जाता है अपना मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क जो है अपने डायरेक्ट एक्सेस का एग्जांपल है, जबकि सीक्वेंशियल एक्सेस का एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप। इसमें थोड़ा सा अपने को समझना होता है मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क जो है डायरेक्ट एक्सेस का एग्जांपल है और मैग्नेटिक टेप सीक्वेंशियल एक्सेस का एग्जांपल है। और मैग्नेटिक डिस्क को ही छोटा करके या छोटा रूप करके अपने क्या बना दी गई, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, जो कि कंप्यूटर में अपने डाटा स्टोर करके रखने के लिए महत्वपूर्ण यूज में ली जाने वाली डिवाइसेस हैं। जबकि अभी वर्तमान में फ्लॉपी डिस्क को यूज नहीं दिया जा रहा है, उसका भी एक कारण है कि इसमें डाटा बहुत ही कम मात्रा में स्टोर होता था, इसलिए वर्तमान में यूज नहीं लिया जाता। लेकिन फ्लॉपी डिस्क को अपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज में लिया गया अपने टाइम में, क्योंकि इस समय अपने पास क्या नहीं था, इंटरनेट। तो जब इंटरनेट नहीं था उस समय कंप्यूटर में जो डाटा ट्रांसफर होता था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, उस समय की जो डिवाइस रही है अपनी वो रही है फ्लॉपी डिस्क, जो कि अपने दो टाइप की आती थी, एक आती थी माइक्रो और दूसरी मिनी फ्लॉपी। अब जिसने पिछली वीडियो देखी थी वो शायद इसका आंसर दे देगा, मिनी फ्लॉपी और माइक्रो फ्लॉपी में छोटी कौन सी है। क्योंकि अपने जब कंप्यूटर स्टार्टअप पढ़ा था, इंट्रोडक्शन वगैरह, उसमें आया था मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो इनमें छोटा कौन था, माइक्रो। इसी तरह फ्लॉपी के अंदर भी मिनी और माइक्रो का अगर अपने जब कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो इनमें से छोटा कौन है, तो वो उस समय अपनी आएगी माइक्रो फ्लॉपी छोटी है और मिनी फ्लॉपी उससे थोड़ी बड़ी है। मतलब मिनी फ्लॉपी में डाटा अपने ज़्यादा स्टोर किया जा सकता है। और फ्लॉपी जो है अपने जब स्टार्टअप रही थी, इसकी जो बॉडी है प्लास्टिक की बॉडी थी और इसके अंदर अपने इसे शॉर्ट में क्या बोल देते थे, FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जिसमें कंप्यूटर में लगाया जाता था। उस अपने प्लेयर को बोल सकते हैं भी, जिसमें फ्लॉपी लगाते थे उस प्लेयर को या उस इक्विपमेंट को अपने FDD बोल देते थे, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जिससे अपने डाटा रीड और राइट का वर्किंग परफॉर्म किया जाता था। और जब ज़्यादा डाटा स्टोर करने की बात आई तब अपने यूज में ली गई हार्ड डिस्क, जिसे डिस्क पैक, विंचेस्टर डिस्क या HDD के नाम से भी अपने जानते हैं। अब इसके जो टाइप हैं वो अपने इंटरनल हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क दो टाइप की आ जाती है। इंटरनल हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर के अंदर फिट होती है या लैपटॉप के अंदर फिट होती है, जो बाहर से अपने को दिखाई नहीं देती। जबकि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है अपने कंप्यूटर के अंदर बाहर से लगाई जाती है
और उसमें डाटा रिकॉर्ड करके अपने किसी भी कंप्यूटर में आसानी से उसे शिफ्ट कर किया जा सकता है, जो कि मोस्टली बैकअप लेने के लिए काम में ली जाती है। अब हार्ड डिस्क जो है वो एक तरह बॉक्स होता है, वायुरोधी डब्बा, जिसके अंदर प्लेटें लगी रहती हैं, मतलब जो मैग्नेटिक डिस्क है उसकी प्लेटें इसमें रहती हैं, और इसके प्लेटों के ऊपर जो है अपने रीड और राइट के लिए क्या लगे रहते हैं, हेड लगे रहते हैं, जो कि डाटा को रीड और राइट करते हैं। जो मैकेनिज्म सिस्टम है इस पे एक आर्म लगी रहती है, और जो कि हेड को अपने रीड और राइट करने के लिए इस्तेमाल में की जाती है। और प्लेटों की संख्या ज़्यादा होने का इसे अपने प्लेटर्स बोल दिया जाता है। और हार्ड डिस्क क्रैश कब होती है, जब ये प्लेटें मैकेनिज्म, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर क्या प्लेटें घूमती हैं, तो प्लेटें घूमती घूमती कई बार क्या होती है, इतनी फास्ट होती है एकदम से लाइट जाने के कारण क्या हो जाती है, एकदम से चोक हो जाती है, ये आपस में टकरा जाती है, बैलेंस तार बिगड़ने के कारण, तो वो क्या हो जाती है, हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, या हार्ड डिस्क की प्लेटें घूमनी बंद हो जाती है, घूर्णन करना बंद हो जाता है। तो उस समय अपने उसको क्या बोल देते हैं, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई या हार्ड डिस्क उड़ गई। और फिर नेक्स्ट आता है अपना इसी के अंदर स्टोरेज मीडिया, जो कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूज में लेते हैं अपने मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव, जिसे अपने आसानी से किसी भी डिवाइस में प्लग एंड प्ले करके अपने यूज में ले लेते हैं। मोबाइल में भी लगा लेते हैं, स्टीरियो सिस्टम में भी लगा लेते हैं, कंप्यूटर में भी लगा लेते हैं, और अपना लैपटॉप में भी यूज ले लेते हैं। इजी डाटा ट्रांसफरिंग के लिए आज की तारीख में सबसे ज़्यादा यूज में ली जाने वाली डिवाइसेस है अपनी मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव, जिनके अंदर अलग अलग वेरिएशन आ जाते हैं। जैसे मेमोरी कार्ड में एसडी कार्ड आ जाता है, जिसका पूरा नाम आ जाता है सिक्योर डिजिटल कार्ड, और इसी तरह एसडी कार्ड के मतलब फैमिली कह सकते हैं, मिनी एसडी और माइक्रो एसडी आ जाते हैं, जो कि छोटा कार्ड और बड़ा कार्ड कह सकते हो अपने डायमेंटेशन टाइप, मतलब उसका जो आकृति के अकॉर्डिंग। लेकिन आज की तारीख में जो मेमोरी कार्ड है सब में अपने हैवी डाटा रिकॉर्ड हो सकता है, क्योंकि उसका साइज छोटा है, लेकिन उसमें कैपेसिटी उनकी इंक्रीज की गई है या हो चुकी है। जैसे सीडी के होते हैं अपने, सीडी डीवीडी साइज एक ही है, लेकिन डाटा ज़्यादा, कैपेसिटी ज़्यादा। उसी तरह मेमोरी कार्ड के अंदर भी साइज उतना ही है, लेकिन उसमें डाटा अब ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाता है। फिर बारी आती है अपने ऑप्टिकल डिस्क, जिसे सीडी, डीवीडी और बीआरडी के नाम से अपने जानते हैं। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट, और फिर आता है अपना डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क, और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये इनके फुल नेम है। और सीडी के अंदर क्या रहता है, सीडी आर, सीडी आर लिखा रहता है, कईयों में लिखा रहता है सीडी आर डब्ल्यू। ये अपने देखने को मिल जाता है, सीडी पे भी मिलता है और सीडी डीवीडी पे भी मिल जाता है, आर और आर डब्ल्यू लिखा रहता है। इसका क्या मतलब है, सीडी आर जो है रिकॉर्डेबल, सीडी आर जो है रिकॉर्डेबल, मतलब इसके अंदर राइट वंस रीड मैनी तकनीक पे डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब इस सीडी के अंदर एक बार डाटा रिकॉर्ड होता है, उसे आप कितनी बार मर्जी रीड कर सकते हो। जबकि सीडी आर डब्ल्यू के अंदर री राइटेबल, इसके अंदर डाटा पहले वाला अपने इरेज करके नया रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सी डी आर डब्ल्यू रीराइटेबल, और सी डी आर अपना जो है एक बार ही डाटा रिकॉर्ड करेगा और उसे रीड आप कितनी बार मर्जी कर सकते हो। ये जो वेरिएंस है आर और आर डब्ल्यू का,
ये अपने डीवीडी पे भी रहता है और ब्लू रे डिस्क पे भी रहता है। अब डीवीडी सीडी में और मेजर अंतर क्या आ जाता है, सीडी डीवीडी में मेजर अंतर आ जाता है कैपेसिटी का, क्योंकि सीडी के अंदर जो है 650 एमबी से 700 एमबी तक डाटा स्टोर होता है और डीवीडी के अंदर 4.7 जीबी से 17.5 जीबी और डीवीडी के ब्लू रे डिस्क के अंदर 500 जीबी तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। फिर है नेक्स्ट अपना थोड़ा सा शॉर्ट नोट जो अपने मेमोरी पड़ा है, इसके अंदर सबसे पहला आ जाता है अपना रैम के बारे में। रैम जो है अपने हैं नाशवान अस्थिर नष्ट होने वाली मेमोरी होती है। और उसके बाद है अपना रोम जो कि नष्ट न होने वाली स्थिर मेमोरी और सबसे तेज से स्लो की ओर अपने मेमोरी का ऑर्डर। सबसे तेज जो है अपने कैश मेमोरी या रजिस्टर्स जो अपने सर्किट में लगे रहते हैं। और उसके बाद अपना आता है प्राइमरी और फिर आती है सेकेंडरी। ये अपनी मेमोरी स्लो से फास्ट से हाई की ओर ऑर्डर है। और फिर बारी आती है नेक्स्ट एस रैम स्टैटिक रैम जो कि सामान्यतः सीपीयू के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने यूज में लेते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली रहती है और इसमें कैप स्टोरेज होता ही नहीं। फिर बारी आती है कैश मेमोरी, बहुत ही महंगी और सीमित होती है। पीरोम जो है अपना प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जब इसे बनाया जाता है उसी समय रिकॉर्ड कर दिया जाता है, उसके बाद इसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं होता। और ईपीरोम इसमें अल्ट्रावायलेट किरणों की सहायता से बदलाव संभव होता है। और ईईपीरोम के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से डाटा इरेज किया जा सकता है और राइट किया जा सकता है। और है अपना डायनामिक रैम जिसे बार बार रिफ्रेश की जाने वाली मेमोरी के नाम से अपने जानते हैं। और फिर अगला मेमोरी नोट है वो है अपने सीडी जो कि कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और इसमें 4.7 से 8.5 लिखा हुआ है, लेकिन 17.5 जो डीवीडी के अंदर सुपर डीवीडी आती है उसके अंदर अपने 17.5 जीबी तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। और सीडी के अंदर 650 से 700 एमबी और ब्लू रे डिस्क में 500 जीबी तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। और एसडी सिक्योर डिजिटल का डिस्क और सीडीआर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल और राइट वंस रीड मैनी और CDRW री राइटेबल। ये इनके शॉर्ट नोट आ गए अपने। और फिर आता है अपना जो अभी रीड किया है मेमोरी भाई अपने पढ़ते आए हैं, उसके अंदर क्या रहता है अपने कंप्यूटर के अंदर जब मेमोरी चलती है, जैसे हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होगी अपने कह देते हैं मेरे भी 1 TB लगी है, कोई कह देता है मेरे 4 MB की स्पीड आ रही है, या कोई कह देता है ये 4 MB साइज की मेरी इमेज है, या फिर कोई यूँ कहता है कि मेरे जो मेल है 15 MB तक ही भेज सकते हैं। तो ये मेमोरी का जो कन्वर्जन है वो कैसे है उसको समझते हैं। जो अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था 01 जो कि 1 बिट होता है बाइनरी डिजिट। फिर आता है 8 बिट मतलब 8 बार 01 01 01 01 01 01 01 मतलब इस तरह अपने कितनी बार हो जाएगा 8 बार। तो 8 बार हो जाएगा जिसमें अपने ये कितने बराबर हो जाएगा 1 बाइट के बराबर। इसी तरह 1024 बाइट के बराबर क्या हो जाएगा 1 किलोबाइट। इसी तरह 1024 किलोबाइट मिलके क्या बन जाएंगे 1 MB। इसी तरह 1024 MB 1 गीगाबाइट जिसे अपने जीबी के नाम से जानते हैं। इसी तरह अपने टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट और योटाबाइट अपने कन्वर्जन हैं। मेमोरी को कैसे अपने कन्वर्जन चलता है अपने 01 बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, हेक्साबाइट और जेटाबाइट और योटा। इसके बाद भी आते हैं, ऐसे नहीं आते नहीं है, लेकिन अभी के लिए अपने ये सफिशिएंट हैं। ये थे अपने मेमोरी यूनिट।
जिसके अंदर अपने MB GB और ये समझा। अब इंटरनेट के अंदर जो है इसी से मिलते जुलते ही आते हैं, जैसे अपने आ जाता है MBPS, KBPS, बस एस लग जाएगा, GBPS। अब ये किसके यूनिट बन गए? ये यूनिट बन गए अपने इंटरनेट के। ये अपने इंटरनेट की स्पीड कितनी है, कोई कह रहा है 4 GBPS आ रहा है, कोई कह रहा है MBPS आ रहा है, चीजें वही हैं, बस इसका क्या लग गया, एस लग गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।